सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यशपाल भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये नववर्ष चालू हो गया है। यदि अभी भी तुम सोए हुए हो तो कुछ ने अपना टारगेट बना रखा होगा कि नए साल से स्टार्ट करेंगे, कुछ ने सोमवार से स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से। ये सभी दिन भूलकर आज से यानी अभी से ही अपना जो भी टारगेट है उस पर जी तोड़ मेहनत से लग जाओ। ये नहीं कि पेपर हमारा अक्टूबर में होगा, नवंबर में, सितंबर में या अगले साल है। पेपर जब आए, पेपर का इंतजार आपको होना चाहिए देने के लिए। इतनी जी तोड़ मेहनत और तैयारी होनी चाहिए कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, हमसे नहीं जीत सकता। तो आप सभी को एक बार फिर दोबारा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जीएस की तैयारी आपकी मैं कराऊंगा और अच्छे से कराएंगे। अब ये शुरुआत है, धीरे धीरे और बढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन तो कम है, लेकिन एक क्वेश्चन के 4-4 5-5 क्वेश्चन में साइड में आपको बताता रहूंगा। जैसे अभी हम शुरुआत करते हैं। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके साथ मैं आपको एक 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, वो भी अपने नोट्स में आप लिखते रहें। बंगाल किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके साथ अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय कर्जन ने की थी। आपसे एग्जामिनर पूछे कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था कर्जन। बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हो गई, लेकिन बंगाल विभाजन जो भारत में लागू हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन का विरोध 1906 में स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के जरिए किया गया था। कांग्रेस के सभी वर्गों ने
कांग्रेस के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया, बंगाल विभाजन का। यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बंगाल विभाजन का जो विरोध है वो किस आंदोलन के जरिए किया गया, तो वो स्वदेशी आंदोलन के जरिए किया गया, और कांग्रेस के सभी वर्गों ने भी इसका विरोध करने में साथ दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ये 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। जिसमें बाबर विजयी हुआ। इसी युद्ध से भारत में, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई। 1556 ईस्वी में अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर की जीत हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी। वो अफगान और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ।
अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे क्लासिकल डांस भी बोलते हैं। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दो ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछे मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस रंग के कपड़ों में किया जाता है? ये सफेद रंग के, सफेद कपड़ों में जो इस नृत्य करते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नंबर 1 है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य का। नंबर 2 कथक। नंबर 3 कथकली, जो केरल राज्य से संबंधित है। नंबर 4 है मोहिनीअट्टम, ये भी केरल राज्य का है। नंबर 5 है ओडिसी, ओडिशा राज्य का। इसमें तो राज्य का नाम ही आ रहा है ओडिसी, यानी ओडिशा से है। नंबर 6 मणिपुरी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये मणिपुर से ही जुड़ा हुआ है, इसमें राज्य का ही नाम आ रहा है। नंबर 7 है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। नंबर 8 है सत्रिया, ये असम का है। सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अब एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ गए हैं? इन सभी का नोट्स अपना जरूर बनाते रहे सभी बच्चे। मोहिनीअट्टम का नाम मोहिनी मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका नाम भगवान विष्णु,
भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी। मोहिनी शब्द से पढ़ा। इस शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। कई बार आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि मोहिनीअट्टम नृत्य शास्त्र की कौन सी शैली पर आधारित है, तो ये लास्य शैली पर आधारित है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ये तीनों ट्रॉफियां फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। फुटबॉल खेल से हम जुड़ा हुआ कुछ और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। फुटबॉल मैच की अवधि का समय 90 मिनट होता है। नंबर 2, फुटबॉल मैच में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल को फुटबॉल खेल को फुटबॉल खेल को आधिकारिक रूप में
ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को सन 1908 में लंदन ओलंपिक में, यूके, लंदन यूके ओलंपिक में शामिल किया गया। फुटबॉल मैच को कौन कराता है? इसको फीफा कराती है। फीफा, फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक, जो स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। अब आपसे पूछे फीफा की स्थापना कब हुई? फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को सिक्किम स्नाइपर के उपनाम से जाना जाता है? बाईचुंग भूटिया, ये भारत के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये मराठा साम्राज्य में थी। अष्ट अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद को शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद को शिवाजी महाराज
सर देशमुखी मराठा शासन में स्वराज पर लगाया जाने वाला कर था। मैं आपसे पूछ ली कि सर देशमुखी क्या है, तो ये सर देशमुखी एक प्रकार का कर है जिसको मराठा शासनकाल में कर का मतलब समझो टैक्स। ये सरदेशमुखी एक प्रकार का कर था जो मराठा शासनकाल में स्वराज्य पर लगाया जाता था। मराठा शासनकाल के दौरान ये सारे क्वेश्चन मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। मराठा शासनकाल के दौरान मराठा शासनकाल के दौरान ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति या अधिकारी को पाटिल नाम से जैसे आज ग्राम का जो प्रशासन है प्रधान के हाथ में होता है, ऐसे ही मराठा शासन काल में ग्राम का जो प्रशासन था वो पाटिल नाम के व्यक्ति के हाथ में हुआ करता था। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, आगे भी हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते रहेंगे और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आपके जेएसबी कोचिंग सेंटर से। आप चिंता ना करें, बस जितना पढ़ाया जाए उसके नोट्स जरूर बनाते रहें सभी बच्चे। धन्यवाद, नमस्कार।